नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। एक तरफ तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर पूरे देश में बहस चल रही है। जब से केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड में संशोधनों को लेकर एक बिल संसद में रखा है, उसके बाद जेपीसी का गठन हुआ है और तमाम तरह की बहसबाजी इस मुद्दे को लेकर हो रही है कि आखिर वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टी कैसे आई, किसने वक्फ बोर्ड को इतनी सारी प्रॉपर्टी दी। क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास कागजात नहीं है, तो क्या अवैध तरीके से प्रॉपर्टीज पर कब्जा किया वक्फ बोर्ड ने? किसकी शय पर यह फर्जीवाड़ा इतने सालों से चला आ रहा है? अगर वक्फ बोर्ड आज की तारीख में किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना हाथ रख देता है कि यह हमारी है, तो वो उनकी हो जाती है। और कैसे हो जाती है, कौन कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, बहस ये भी हो रही है। और ऐसा कौन सा अल्लादीन का चिराग है वक्फ बोर्ड वालों के पास कि उनकी प्रॉपर्टी लगातार बढ़ती चली जा रही है, जबकि कितने सारे मुस्लिम लोग सामने आ रहे हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पुरखों ने ये प्रॉपर्टी वक्फ की ही नहीं, वक्फ बोर्ड को दी ही नहीं, फिर भी उनके पास चली गई। और सवाल ये कि क्या राजनीतिक संरक्षण के बिना वक्फ बोर्ड इस तरह से अवैध तरीके से प्रॉपर्टीज को कब्जा सकता है? क्या इस तरह से अपने कब्जे में प्रॉपर्टी ले सकता है वक्फ बोर्ड जब तक कि उसे राजनीतिक संरक्षण हासिल ना हो? और आप देखिए दिल्ली में किस तरीके से केजरीवाल सरकार वक्फ बोर्ड को हिंदुओं के मंदिर और हिंदुओं की जमीन देने में लगी हुई थी। कैसे ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, इसका खुलासा होता है दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की 2018 की एक रिपोर्ट से। यह रिपोर्ट उस वक्त के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी सौंपी गई थी, एलजी को भी सौंपी गई थी। और इस रिपोर्ट में पूरा लेखा जोखा है कि दिल्ली के दर्जन भर मंदिर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, हिंदुओं की कई एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। यानी कि यह रिपोर्ट इस बात पर मोहर लगाती है कि दिल्ली में दर्जन भर हिंदुओं के मंदिर दे दिए गए हैं वक्फ बोर्ड को। तो कैसे दे दिए गए, किसके कहने पर यह रिपोर्ट तैयार की गई? दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन आखिर किसके कहने पर काम कर रहा है? जिस तरह से दिल्ली वक्फ बोर्ड अरविंद केजरीवाल के अंडर आता है, वैसे ही दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन भी अरविंद केजरीवाल सरकार के अंडर ही आता है। अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष किसने बनाया था? अरविंद केजरीवाल ने, ओखला से उनका विधायक। ठीक उसी तरह से दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का हेड चीफ जाकिर खान, उसे किसने हेड बनाया था? अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने। और ये 2018 की रिपोर्ट जाकिर खान ने किसके कहने पर तैयार की? कैसे खुद ब खुद ये तय कर लिया कि ये प्रॉपर्टीज चली गई हैं वक्फ बोर्ड को? इसमें कहा गया है कि दिल्ली के दर्जन भर मंदिर और हिंदू समुदाय की जमीन वक्फ बोर्ड की ही है। इन मंदिरों में दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में बना प्राचीन दुर्गा मंदिर भी आता है। इस मंदिर का अस्तित्व तब से है जब वक्फ बोर्ड का नामो निशान भी नहीं था। लेकिन दिल्ली सरकार के अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट कहती है कि इस मंदिर की जमीन दरअसल कब्रिस्तान की जमीन है। कब्रिस्तान की जमीन पर यह मंदिर बनाया गया है। ताज्जुब की बात यह है कि इस प्राचीन दुर्गा मंदिर के बुजुर्ग पुजारी के पास सारे दस्तावेज है कि यह जमीन गांव के लोगों ने दान की थी, उस जमीन पर यह मंदिर बना है। लेकिन वक्फ बोर्ड के पास अपने दावे को पुख्ता करने का एक भी कागजात मौजूद नहीं है। कागजात नहीं है वक्फ बोर्ड के पास कि ये दुर्गा का प्राचीन मंदिर कब्रिस्तान पर बना हुआ है। लेकिन फिर भी दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की 2018 की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये मंदिर वक्फ बोर्ड का है। आगे देखिए, इसी रिपोर्ट में पेज नंबर 55 के सीरियल नंबर 13 पर दावा किया गया है कि दिल्ली के दरियापुर कला में खसरा नंबर 104 और 105 पर 1 एकड़ में बने दादा मालदेव मंदिर की जमीन भी वक्फ बोर्ड के कब्रिस्तान की जमीन है। जबकि स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर 3 गांव के लोगों की तरफ से दान की गई जमीन पर बना है और कुछ सरकारी जमीन पर बना है। यह भी वक्फ बोर्ड के बनने से सालों पहले बनाया गया मंदिर है।
बहुत प्राचीन मंदिर है। जब वक्फ बोर्ड का नामो निशान नहीं था तब यह मंदिर बना, लेकिन फिर भी दावा ये हो रहा है कि तो कब्रिस्तान की जमीन थी वक्फ बोर्ड की और उस पर यह मंदिर बन गया। इस रिपोर्ट में एक और दावा किया गया है कि दिल्ली के मंडावली में एक और मंदिर है, वो भी वक्फ बोर्ड का है। रिपोर्ट के पेज नंबर 55 के सीरियल नंबर 43 में मंडावली के मंदिर को अतिक्रमण करके बनाया गया है। ये कौन कह रहा है? 2018 की दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट। और ये जो 2018 की रिपोर्ट है, इसमें यह भी मांग की गई थी कि हिंदू मंदिरों को हटाया जाए ताकि वहां पर मुस्लिम समुदाय को फायदा हो। उनकी जमीन है, उनके कब्रिस्तान है, उनको सौंपा जाए। अब सवाल ये उठता है कि ये जो भी रिपोर्ट माइनॉरिटी कमीशन ने तैयार की थी, जाकिर खान इसके हेड है, क्या ये रिपोर्ट उन्होंने अपने आप खुद ब खुद तैयार कर ली? क्या इस रिपोर्ट को तैयार करने में अरविंद केजरीवाल की कोई भूमिका नहीं थी? सवाल ये इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड में अमानतुल्लाह खान, जो आम आदमी पार्टी का ओखला से विधायक है, उसको अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया गया अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की तरफ से, बिल्कुल वैसे ही जाकिर खान की नियुक्ति की गई। जाकिर खान के आम आदमी पार्टी के साथ बहुत करीबी रिश्ते रहे हैं। इसी जाकिर खान को माइनॉरिटी कमीशन के हेड के पद से हटाने के लिए जामा मस्जिद के रहने वाले एक शख्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में 2021 में एक याचिका दायर की थी और उसमें यह आरोप लगाया था कि ये आम आदमी पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहा है, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए इसे इसके पद से हटाया जाना चाहिए। इसको लेकर बाकायदा नोटिस जारी किया था दिल्ली हाई कोर्ट ने। दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया गया था और जाकिर खान को भी नोटिस जारी किया गया था। और फिर शराब घोटाले में भी जाकिर खान की अहम भूमिका रही है। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया ने एक फर्जी सर्वे करवाया था। सर्वे एक्सपर्ट कमेटी को यह दिखाने के लिए करवाया गया था कि दिल्ली की जनता भी चाहती है कि एक्साइज पॉलिसी जो है उसमें तमाम तरह के बदलाव किए जाएं। एक्सपर्ट कमेटी के सामने तो सिसोदिया ने यह नहीं कहा था कि एक्साइज पॉलिसी में, आबकारी नीति में सारे बदलाव इसलिए किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो साउथ लॉबी को, ताकि उनकी एंट्री हो सके दिल्ली के शराब कारोबार में, इसलिए वो एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करवाना चाहते थे। लेकिन एक्सपर्ट कमेटी ने इस पर एतराज जताया था और जो सिफारिशें एक्सपर्ट कमेटी की थी वो सिसोदिया को रास नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने ये फर्जीवाड़ा किया था जाकिर खान के साथ मिलकर। सीबीआई की जो चार्जशीट है उसमें इस बात का खुलासा है। सीबीआई ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोप लगाया था कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने शराब नीति के बारे में सुझाव हासिल करने की प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान के माध्यम से कुछ ईमेल अपने हिसाब से मंगवाए थे, यानी कि ईमेल के नाम पर फर्जीवाड़ा किया था। सीबीआई ने दावा किया है कि सिसोदिया पूर्व आबकारी आयुक्त रवि धवन की तरफ से 13 अक्टूबर 2020 को सौंपी गई एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों से नाखुश थे। उन्हें वो सिफारिशें रास नहीं आ रही थी। सिसोदिया ने जाकिर खान, यानी कि जो माइनॉरिटी कमीशन है वहां पर जो ट्रेनीज काम करते हैं, उनके फेक आईडी बनवाए और अपने मनमाफिक तरीके से जो सर्वे था उसके सवाल जवाब सेट करवाए और उन ट्रेनीज के जरिए फेक ईमेल आईडीज आबकारी विभाग के पोर्टल पर भिजवाए। सीबीआई का आरोप है कि सिसोदिया ने जाकिर खान को हाथ से लिखा एक नोट दिया था जिसमें नई आबकारी पॉलिसी के बारे में सुझाव लिखे गए थे और ये समझाया था कि यही सुझाव वो अपने ट्रेनीज के जरिए, ईमेल के जरिए आबकारी विभाग के पोर्टल पर भिजवाएं। इस फर्जीवाड़े में जाकिर खान ने पूरी भूमिका निभाई थी और इसके लिए सीबीआई ने उसे नोटिस भी भेजा था। जब ट्रायल होगा शराब घोटाले में तो जाकिर खान की भूमिका भी घेरे में आएगी। और फिर सवाल ये उठता है कि जो जाकिर खान शराब घोटाले में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सर्वे के नाम पर सिसोदिया के कहने पर कर सकता है, अरविंद केजरीवाल के कहने पर कर सकता है, क्या वो 2018 में तैयार की गई वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी वाली ये रिपोर्ट केजरीवाल के कहने पर तैयार नहीं करेगा? तो यानी कि अरविंद केजरीवाल ने
फर्जीवाड़ा करके ये रिपोर्ट तैयार करवाई जाकिर खान के जरिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर तबके को खुश करने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए। और अरविंद केजरीवाल किस तरह से वक्फ बोर्ड पर मेहरबान रहे हैं, कैसे 101 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 7 साल में वक्फ बोर्ड को दिया, उसका खुलासा भी आरटीआई के जरिए हुआ था 2022 में। लेकिन पहले सुनिए कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल वक्फ बोर्ड के आगे बिछे रहते थे। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। तन मन धन से दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाले समय में वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा कि कोई सोच ही नहीं सकता। वक्फ बोर्ड को इतना पैसा देना क्यों है? क्या है वक्फ बोर्ड? वोट पाने का एक जरिया। और जब भी वक्फ बोर्ड को किसी तरह की जरूरत होगी तो केजरीवाल सरकार सामने खड़ी है, कुछ भी मांगा जा सकता है। ये सब क्यों हो रहा था? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। और फिर ये जो वक्फ बोर्ड है, इसको अरविंद केजरीवाल सरकार ने किस तरीके से 7 साल के शासन में जनता के 101 करोड़ रुपए दिए हैं, उसका खुलासा भी एक आरटीआई से हुआ था। इस आरटीआई में पता चला कि 62 करोड़ रुपए तो 2021-22 में आम आदमी पार्टी ने वक्फ बोर्ड को दिए थे। इस साल 2019-20 में 22 करोड़ 72 लाख रुपए दिए गए थे। इससे पहले 2018-19 में 8 करोड़ 85 लाख रुपए वक्फ बोर्ड को दिए गए थे। दरअसल अजय बोस नाम के आरटीआई एक्टिविस्ट ने एक पिटीशन डाली थी, जिसके जवाब में ये सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में आई थी। और इस जवाब के मुताबिक 2015-16 में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी 2015 में, तब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को 1 करोड़ 25 लाख रुपए दिए थे। इसके बाद हर साल ये राशि बढ़ती चली गई। 2016-17 में 1 करोड़ 37 लाख रुपए दिए गए थे। 2017-18 में 5 करोड़ रुपए दिए गए थे। हालांकि 2020-21 में दिल्ली सरकार ने वक्फ बोर्ड को कोई प्रॉपर्टी नहीं, हालांकि 2020-21 में दिल्ली सरकार ने कोई राशि वक्फ बोर्ड को नहीं दी, क्योंकि ये वही साल था जब देश में कोरोना का कहर था। वो बात अलग है कि उस दौरान अरविंद केजरीवाल शीश महल बना रहे थे, जिसे उन्होंने एक दिन पहले टाटा बाय बाय कहा है, इस उम्मीद के साथ कि फरवरी 2025 में जैसे ही वो सीएम बनेंगे तुरंत वहां पर लौट आएंगे। तो आरटीआई एक्टिविस्ट अजय बोस ने जो जानकारी हासिल की थी, उसके हिसाब से दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने हर साल औसतन 14 करोड़ 50 लाख रुपए जो दिल्ली की जनता का पैसा था, वो दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिया। मस्जिदों और दरगाहों में काम करने वाले मुल्ला मौलवियों पर तो अरविंद केजरीवाल सरकार बहुत मेहरबान रही है, उनका तो वेतन भी बढ़ाया गया। लेकिन मंदिरों के पुजारियों का वेतन बढ़ाया गया हो दिल्ली सरकार की तरफ से, ऐसा तो कोई भी समाचार कभी किसी ने नहीं सुना, ऐसी तो कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। और फिर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वक्फ बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो अमानतुल्ला खान को बनाया था। अमानतुल्ला खान ओखला से आम आदमी पार्टी का विधायक, उस पर आरोप है कि उसने 32 लोगों को गैर कानूनी तरीके से तमाम नियम कायदे ताक पर रखकर दिल्ली वक्फ बोर्ड में नौकरी दी और उनसे लाखों ऐंठे, और उस पैसे का इस्तेमाल अपने करीबियों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने में किया। इसके अलावा दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का दुरुपयोग किया, उस प्रॉपर्टी को किराए पर दे दिया, उससे भी कमाई की, उस पैसे से भी प्रॉपर्टी बनाई, इसलिए उस पर शिकंजा कसा है ईडी का। क्या ये बात किसी के गले उतर सकती है कि अमानतुल्ला खान दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर ऐश कर रहा था और अरविंद केजरीवाल को पता तक नहीं था? वो जो 101 करोड़ रुपए दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिए गए थे, क्या वो सारे के सारे पैसे दिल्ली वक्फ बोर्ड को गए थे या उसमें से कुछ हिस्सा आम आदमी पार्टी के खजाने में भी आया था? और अरविंद केजरीवाल के पास वो पैसा कहां से आया? वो अरविंद केजरीवाल
जिनके पास दिल्ली में जो पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स होती हैं उसके लिए पैसा नहीं है, लेकिन मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए पैसा है। आज दिल्ली सरकार सीएम आतिशी मारलेना की अगुवाई में सड़कों की खाक छानती फिर रही है। ये कहा जा रहा है कि सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे उनको भरा जा रहा है और दिवाली तक सारे गड्ढों को भर लिया जाएगा। तो सवाल तो यही है कि पिछले 9.5 साल से केजरीवाल सरकार दिल्ली में कर क्या रही थी। वो तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि दिल्ली की सड़कों को दुरुस्त करने का काम बीजेपी का था। 9.5 साल से क्या दिल्ली में सरकार नहीं थी आम आदमी पार्टी की? अब जो वॉर लेवल पर वो सड़कों में गड्ढे भरने में लगे हुए हैं, पहले ही काम क्यों नहीं किया गया? तो सवाल यही है कि पहले जो पैसा सड़कों के लिए एलोकेट किया गया था वो पैसा कहीं और खर्च किया गया, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में खर्च किया गया। वो जो मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, महिलाओं के लिए मुफ्त में बस सेवा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, ये सब कुछ जो हो रहा था ये भी तो दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से हो रहा है। और दिल्ली की जनता के उसी टैक्स के पैसे से आरआरटीएस कॉरिडोर बनाने के लिए जो 450 करोड़ केजरीवाल सरकार को देने थे केंद्र सरकार को, वो पैसा देने में कितनी आनाकानी कर रही थी केजरीवाल सरकार। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। तो सवाल यही उठता है कि 101 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को देने के लिए केजरीवाल सरकार के पास थे, लेकिन आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए 450 करोड़ नहीं थे। और दिल्ली की जनता को हर तरह से चूना लगाया जा रहा था। केजरीवाल ने 55 करोड़ का शीश महल बना लिया, वो पैसा कहां से आया? वो पैसा भी दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है और सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए सब कुछ किया गया। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या सफाई पेश की जाती है, लेकिन वो किस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं इसका पूरा पर्दाफाश होता है 2018 की इस दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।